चलिए, तो देखिएगा भारत के मध्यकाल के इतिहास में जो है याद रखिएगा, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मुगल प्रशासन और उसके स्थापत्य कला के बारे में। तो याद रखिएगा कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है प्रशासन का जो स्थिति है मुगल काल में विभक्त हुई थी। ठीक है, बड़े से लेकर छोटे स्तर पर जो है इसे बांटा गया था प्रशासन के नियमानुसार। और उसके बाद जो उसके बाद हमने पढ़ा कि केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन से सर्वोच्च व्यक्ति थे, इस समय अधिकारी कौन कौन से थे। इसके बाद हमने पढ़ा प्रांतीय प्रशासन कैसा था इसमें। और याद रखिएगा कि जिस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन में बादशाह हुआ करता था, उसी प्रकार सूबा प्रशासन में या प्रांतीय प्रशासन में जो है सूबेदार जो है एक प्रकार का छोटा बादशाह हुआ करता था। अंतर केवल यह था कि सूबा से कर वसूल करके अंतिम तौर पर जो है बादशाह को दिया जाता था। यही एक डिफरेंस दोनों के मध्य देखने को नजर आता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा मुख्य अधिकारियों के क्षेत्रीय प्रशासन के तौर पर मुख्य अधिकारियों की बात करें तो कोतवाल मुख्य तौर पर जो है नगरीय क्षेत्र में जो है हुआ करता था। याद रखिएगा जहां पर नगर बसे हुए थे उन क्षेत्रों पर जो है मुख्य तौर पर कोतवाल हुआ करता था, जो शांति और स्वच्छता हेतु जो है अधिकारी माना जाता था। ठीक है, उसी प्रकार काजी सरकार, कानूनगो, ठीक है, कारकुन, इस प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। इसके बाद देखिएगा सैन्य व्यवस्था की बात किया हमने, तो सैन्य व्यवस्था में याद रखिएगा कि बादशाह जो है मुगल सेना का प्रधान सेनापति हुआ करता था। जैसे हमने देखा है अभी हमारे भारत में जो है भारत में जो है अगर आप सर्वोच्च अधिकारियों के तौर पर अगर लोगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। ठीक है, प्रथम नागरिक कहलाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको जानकारी होगा कि भारत के जितने भी सेना है, जितने भागों में सेना हमारी होती है, याद रखिएगा 3 सेना प्रमुख होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम सेनापति की बात करें तो याद रखिएगा मुख्य सेनापति जो है हमारा कौन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार याद रखिएगा कि बादशाह जो है मुगल सेना का प्रधान सेनापति होता है और सेना का संयोजन जो है किस प्रकार की पद्धति में है, 10 मानव पद्धति में होता है। ठीक है, अब देखिए सेना का दल जो है ना 5 श्रेणियों बटा हुआ है, ये तो कल मैंने आपको बताया था। तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण सेना कौन सी है इसमें, अश्वसेना। ठीक है, अश्वसेना जो है याद रखिएगा मुगल प्रशासन का या मुगलों के काल का सबसे प्राणदायक सेना जो होता था, याद रखिएगा वो क्यों होता था अश्व, क्योंकि इसका कारण है याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा, ठीक है, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि सभी सेनाओं में, ठीक है, सबसे अधिक जो सेना हुआ करती थी वो अश्वसेना हुआ करती थी। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, इसमें जितने भी घोड़े रखे जाते थे ये सभी अच्छे नस्ल के घोड़े रखे जाते थे। मतलब इसमें घोड़े को तो आपको जानकारी ही है कि दागने वाली प्रथा चालू हो चुकी थी। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका हुलिया प्रथा चालू हो चुका था। ठीक है, उसी के साथ याद रखिएगा कि अश्वसेना या अश्वरोही सेना जो है ना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है मुगल काल में। ठीक है, साथ ही साथ हस्ती सेना की बात करें, याद रखिएगा तो अकबर के समय में हस्ती सेना रखा जाना प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। और इसके लिए जो एक विभाग बनाया गया था और इसमें लगभग 50,000 सेना जो है हुआ करती थी। ठीक है, 50,000 हाथी सेना, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और जैसे पैदल सेना के पास जो है ना, पैदल सेना जब हम कहते हैं याद रखिएगा उसमें बंदूकबाज, तलवारबाज, शमशीरबाज, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के सेना शामिल हुआ करते थे। मतलब इनके हाथों में हथियार हुआ करता था, तो ये जो है तलवार भी चलाते थे, तीर धनुष चलाते थे, ठीक है, भाला चलाते थे। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो है ये हथियार रखा करते थे और पैदल सेना होती थी ये। ठीक है, इसे हम पैदल सेना के नाम से जानते हैं। अब नौसेना की बात करें तो याद रखिएगा नौसेना जो है इसे कहा जाता था मीरे बहर। अकबर के समय में एक विभाग चालू किया गया नौसेना के लिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि नौसेना सबसे कमजोर सेना थी इस मुगल काल की। ठीक है, क्यों कमजोर थी, इसका कारण था कि मुगल काल में कभी भी किसी ने भी समुद्र पार या जल पार जो है किसी भी क्षेत्र को अधिकार में लेने का प्रयास नहीं किया गया। साथ ही साथ जो है किसी प्रकार की स्थिति को अगर देखा जाए तो अंतिम दिनों में जो है मुगल काल के अंतिम समय में, खासकर औरंगजेब का जब समय आया, ठीक है, अकबर के बाद से जितने समय आए उस समय नौसेना का प्रवहन चालू किया गया था, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण तौर पर नहीं कर पाए। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे कमजोर सेना के तौर पर प्रयास किया गया था हालांकि नौसेना के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मुगलों की दक्षिण नीति के बारे में मैंने आपसे बताया था कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद जो है औरंगजेब के समय जो है याद रखिएगा दक्षिण नीति जो है सबसे ज्यादा विस्तृत हुई थी। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमने बात किया था, याद रखिएगा आर्थिक व्यवस्था जो है इसमें मैंने बताया था आपकी भूमि का वर्गीकरण, खालसा भूमि, जागीर भूमि और सरीगल। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ एक बात याद रखिएगा, भू राजस्व प्रणाली में जब्ती कर प्रणाली, जब्ती ए हरसाला प्रणाली और उसके बाद नस्क या कंकुत जब्ती प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहीं पर हम थोड़ा सा याद रखेंगे
देखिएगा, खेती भूमि की बात कर लेते हैं। समझिएगा कि खेती भूमि जो है ये मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका कारण है कि इसमें 4 प्रकार की भूमि पाई जाती थी। ठीक है, अब ये 4 प्रकार की जो भूमि हुआ करती थी, याद रखिएगा, इसमें बहुत आसानी से आप याद रखेंगे। कारण क्या है, ये खेती भूमि को क्यों याद रखा जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखिएगा कि मुगल काल में प्रतिवर्ष कर वसूलने वाली जो भूमि हुआ करती थी उसे किस भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब खेती भूमि तो है ही, लेकिन एक्चुअल में इसको क्यों इंपॉर्टेंट रखा गया, बिकॉज इससे कर किस टाइम वसूला जाता था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली चालू की गई थी। ठीक है, टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली, याद रखिएगा, इसे 10 साला बंदोबस्त प्रणाली भी कहते हैं। अब 10 साला क्यों कहते हैं, क्योंकि 10 साल का या जो पूरा का पूरा औसत है, एवरेज है, जैसे 10 साल में आपने कितना कमाया, ठीक है, उसके एवरेज के हिसाब से ही आपसे वसूला जाएगा क्या, टैक्स। ठीक है, तो इसे 10 साला पद्धति कहा गया, 1/10 की स्थिति में आ जाता था ये। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इसी के आधार पर जो है ना, सबसे पहले जो भूमि को रखा गया कि 1 साल में हर भूमि से वस्तुतः वसूला जाएगा। ठीक है, तो उस जगह पर याद रखिएगा इसे कहा जाता था पोलज भूमि। ठीक है, ये कहलाता था पोलज भूमि। अब पोलज भूमि क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रतिवर्ष कर लिया जाएगा। तो जिस प्रकार की भूमि से हम प्रतिवर्ष कर लेते हैं, याद रखिएगा, उसे क्या कहेंगे, पोलज भूमि। ठीक है, याद रखिएगा। अब पोलज भूमि के आधार पर याद रखिएगा कि इसमें अन्य प्रकार की भूमियों का भी संदर्भ आता है। ठीक है, अब जैसे अन्य प्रकार की भूमियों में जो है, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत परती भूमि। ठीक है, परती भूमि का नाम सुना होगा आपने। तो जब आप परती भूमि क्या करते हैं, 1 आध साल रुक जाते हैं खेती करते हुए, जो है 1 साल क्या कर देते हैं हम लोग, उसको 1 साल रोक करके दूसरे साल उसमें खेती करते हैं। ठीक है, तो जिसमें 1 साल के बाद कर लिया जाए। ठीक है, जिस भूमि से प्रतिवर्ष कर ना लेकर के 1 साल छोड़ करके दूसरे वर्ष कर लिया जाए, तो याद रखिएगा दूसरे वर्ष कर का प्रावधान। ठीक है, तो 1 साल छोड़ करके जिसमें दूसरे वर्ष कर लिया जाए उसे क्या कहेंगे, परती भूमि कहा जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, परती भूमि तो प्रत्येक वर्ष कर लेने की व्यवस्था बन ही नहीं सकती। याद रखिएगा, कारण क्या है कि परती भूमि का मतलब ही होता है कि 1 साल हमने क्या कर दिया, उसमें खेती नहीं किया है। ठीक है, बोलते हैं ना परती छोड़ दिया इस बार, तो परती छोड़ने का कारण होता है कि हमने इस बार खेती नहीं किया है, तो अगले बार जो है जब खेती करेंगे तब उससे आप कर लेंगे। ठीक है, इसे परती भूमि के नाम से जाना जाता है। तो पहला भूमि क्या है, पोलज, और दूसरा क्या है, परती। ठीक है, तीसरी याद रखिएगा जिसे कहा जाता है छाछर भूमि। तो याद रखिएगा, छाछर भूमि में 3 से 4 वर्ष के अंतराल में जो है कर लिया जाता था। ठीक है, 3 से 4 वर्ष के अंतराल में कर। ठीक है, तो 3 से 4 वर्ष के अंतराल में कर लेने वाले भूमि को हम कहते थे छाछर भूमि या चाचर भूमि। तो ध्यान रखिएगा, कभी छाछर नाम से आता है, कभी चाचर नाम से आता है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, छाछर या चाचर के नाम से जाना जाता है। और अंतिम आता है, याद रखिएगा, बंजर भूमि। ठीक है, तो बंजर भूमि जो होता है, याद रखिएगा, ये 5 सालों के अंतराल में जो है इसमें कर लिया जाता था। कारण क्या था कि बंजर भूमि से कर लेना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो 5 साल, 6 साल, 10 साल के अंतराल में इसे कर लिया जाता था। और इसका कारण था कि जब ये बंजर से कुछ निकाल लिया जाए या फिर कुछ कर उत्पादन कर लिया जाए, तब इससे कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये बंजर भूमि कहलाता है, जो कि 5 साल के अंतराल में कर दिया जाता था। याद रखिएगा। ठीक है, तो बंजर भूमि याद रखिएगा, इस प्रकार से 5 भूमि थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो 5 साल बाद, यानी एक बात ध्यान रखिएगा कि 5 साल बाद का मतलब है कि 5 साल तक कोई कर नहीं लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 साल के अंतराल में कर, बंजर भूमि। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि भूमियों के प्रकार थे जिसमें कर वसूलने का अधिकार क्षेत्र केवल पोलच में प्रतिवर्ष। ठीक है, उसके बाद परती में 2 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, 1 वर्ष के अंतराल में, और उसके बाद जो है छाछर भूमि जो है 3 से 4 वर्ष के अंतराल में, और उसके बाद बंजर में 5 वर्ष के अंतराल में कर लिया जाता था। नाम याद रखना है, भूमि का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसमें किसानों के प्रकार भी होते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर किसानों के प्रकार को थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे भूमिदान को आपने भूमि के प्रकार को याद रखा है, कर के प्रकार को याद रखा है। ठीक है, उसी प्रकार एक बात और याद रखिएगा, किसानों के प्रकार।
तो याद रखिए किसानों के प्रकार के तौर पर जो है इसमें 3 प्रकार के किसान जो है बहुत ज्यादा मायने रखते थे। याद रखिएगा 3 प्रकार के किसान को बांटा गया था, ठीक है। एक होता था, याद रखिएगा, खुद कास्ट। दूसरा होता है पाही कास्ट। ठीक है, खुद कास्ट, पाही कास्ट, और उसके बाद एक है मोजारियन। ठीक है, खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारियन। तो याद रखिएगा पहला खुद कास्ट, खुद का मतलब क्या होता है? स्वयं। ठीक है, तो खुद के गांव में किसानी करना, खेती करना खुद कास्ट कहलाता था। मतलब आप अपने ही खेत में जब काम करेंगे, याद रखिएगा खुद के खेत में या खुद के गांव के खेत में काम करेंगे तो क्या कहलाएगा? खुद कास्ट। यानी आपके यहाँ के किसान अपने ही खेत में काम करते हैं और अपने ही कर भरते हैं। इस प्रकार के खुद कास्ट किसान हुआ करते थे। ठीक है, पाही कास्ट क्या करते थे? दूसरे के गांव में जाकर खेती करते थे। याद रखिएगा इसे पाही कास्ट कहते हैं। ठीक है, यानी अपने गांव को छोड़कर उनका जमीन कहां होता था? दूसरे गांव में, या फिर दूसरे गांव के जमीन में जो है ये जाकर काम करते थे। इसे पाही कास्ट कहते हैं। और याद रखिएगा जब मुजारियन किसे कहते हैं? कि उस प्रकार के किसान जो कि दूसरों के खेत को किराए में लेकर किसानी करते थे या खेती करते थे। ठीक है, तो ये तीनों का आधार याद रखिएगा, स्वयं के गांव में किसानी करना या खेती करना, दूसरे गांव जाकर खेती करना, किराए में खेत लेकर खेती करना। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से किसानों को भी 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब देखिएगा इसी के बाद जो है आज हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन जो है स्थापत्य कला, ठीक है, और साहित्य के बारे में। तो याद रखिएगा आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हम मुगल काल के साहित्य और कला के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से एक प्रशासन की मजबूती उनके लंबे समय तक शासन करने की नीति को दर्शाता है, उसी प्रकार उनके रहने वाले प्रशासन के तौर पर जो है उनकी उपभोक्ता, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो निर्मित किए गए स्थापत्य कला है, या फिर उनके द्वारा उस समय में जो साहित्य पर जो काम किए गए हैं या साहित्य के आधार पर जो काम किए गए हैं, उन सभी की जो दृष्टिकोण है, उस सभी दृष्टिकोण में हमें एक चीज नजर आती है, याद रखिएगा, जिसमें हम उसके साहित्य के आधार को देख सकते हैं कि मुगल काल में जो है किस प्रकार से साहित्य को विवर्जित किया गया है। जैसे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, साथ ही साथ जो है किस किस भाषाओं का प्रयोग करके साहित्यों का परिमार्जन किया गया है। उन सभी प्रकार की चीजों को देखते हुए हमें जानकारी मिलती है कि मुगलों के द्वारा जो है, ठीक है, जो राजभाषा थी उस समय थी फारसी भाषा। ठीक है, मुख्य तौर पर जो है फारसी भाषा का प्रयोग करते हुए जो है इन साहित्यों का प्रयोग किया गया या साहित्य को लिखा गया। लेकिन साथ ही साथ जो है इसी साथ में उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा और हिंदी साहित्य कला का भी प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भाषा, चूंकि राजभाषा फारसी है, तो सबसे ज्यादा साहित्य किसमें लिखा जा सकता है? फारसी में। तो ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगलों के द्वारा जो है किस भाषा का प्रयोग साहित्य में ज्यादातर किया गया है, तो वो किया गया है फारसी भाषा का। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है यह पूछा जा सकता है कि इसके अलावा कौन कौन सी भाषा का प्रयोग मुख्य तौर पर मिलता है, तो याद रखिएगा संस्कृत मिलता है, उर्दू मिलता है और उसके अलावा हिंदी मिलता है। तो ये 3 भाषाओं का प्रयोग इसमें मिलता है, याद रखिएगा, फारसी के अलावा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साहित्य के बारे में। देखिएगा मुगल काल की साहित्य कला। ठीक है, तो देखिएगा साहित्य कला की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो याद रखिएगा कि मुगल काल में जितने भी साहित्य की बात होती है या साहित्य के आधार पर बात होती है, तो अधिकांशतः बादशाह, अधिकांशतः शासक जो है अपने आत्मजीवनी को ही लिखे हुए हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अधिकांशतः जो मुगल शासक हैं उन्होंने अपनी आत्मजीवनी लिखी है या उनके परिवार के द्वारा जो है किसी न किसी के लिए लिखी गई है। ठीक है, चाहे आप जहांगीर की बात कर ले, चाहे आप शाहजहां की बात कर ले, चाहे अकबर की बात कर ले, तो सभी के संबंध में कोई ना कोई पुस्तक आपको साहित्य में मिलेगी। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है हम पढ़ने वाले हैं कि जितने साहित्य का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा उन साहित्यों के आधार पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक है, कि मुगल कालीन जो साहित्य है और साहित्यकार है उनके बारे में, और उनके आधार पर मैं इनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी विशेषताएं इनके संबंध में दर्शाई गई है। ठीक है,
चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले बात करेंगे मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकारों के बारे में। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे परंपराओं के बारे में बात करेंगे और ऐसे साहित्य निर्माण के बारे में बात करेंगे जिसमें मुगल काल में जो है, ठीक है, साहित्यों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले तो याद रखिएगा इनकी राजभाषा का जो आधार है, ठीक है, वो फारसी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ याद रखिएगा हिंदी, उर्दू और साथ ही साथ जो है संस्कृत भाषा का भी प्रयोग मिलता है साहित्यों में। ठीक है, अब इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं आपको कि अकबर के समय जो है ना, एक प्रकार से विभिन्न एक विभाग का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा, जो अनुवाद विभाग थे। ठीक है, अनुवाद विभाग आप सभी को जानकारी होगा कि मैंने आपको बताया था कि भारत के उन साहित्यों को या फिर भारत के या फिर इनके द्वारा निर्मित, ठीक है, कोई भी जो साहित्य है, याद रखिएगा, पुस्तकें हैं, उनको अनुवाद करके दूसरी भाषा में प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, तो इसके लिए अकबर ने एक अनुवाद विभाग का भी निर्माण किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नोट करके आप लिख लीजिएगा कि अकबर मुगल शासक के तौर पर जो है इसने एक अनुवाद विभाग का निर्माण किया था, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के साहित्यों को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा था। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला नाम आता है तुजुक बाबरी। ठीक है, आपको जानकारी होगा तुजुक बाबरी जो है इसका निर्माण किसने किया था, यानी इसे किसने लिखा था, बाबर ने। ठीक है, याद रखिएगा, तो बाबर के द्वारा लिखा गया भाषा, इसे भाषा का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा फारसी भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और यह तुर्की माफ कीजिएगा तुर्की भाषा में, ठीक है, तुर्की भाषा में जो है बाबर की आत्मकथा है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा, ठीक है, याद रखिएगा, तुजुक बाबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो लोगों के बारे में तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, कारण यह है, ठीक है, कारण यह है कि बाबर को ज्यादा लंबा समय नहीं मिला था अपने जीवन काल में। ठीक है, 4 साल का समय रहा, और हुमायूं के पास भी संघर्ष के दौर पर जो है उसे ज्यादा समय मिल ही नहीं सका। हालांकि हुमायूं ने जो है, याद रखिएगा, दीन ए पनाह नामक एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया था, भवन का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसने जो है पुस्तकों के संबंध में जो भी कार्य किया है, याद रखिएगा, उसमें आपको सिर्फ इनके समय में एक एक पुस्तकों का नाम मिलेगा। जैसे बाबर के समय में तुजुक बाबरी, और उसके बाद हुमायूं के समय में हुमायूं नामा। ठीक है, तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, याद रखिएगा, तो गुलबदन बेगम, याद रखिएगा, इसकी बहन है, हुमायूं की बहन है, याद रखिएगा, गुलबदन बेगम। ठीक है, और इसने जो है हुमायूं नामा लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं की बहन के द्वारा लिखा गया गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, याद रखिएगा। और एक बात और, जैसे हम तुजुक बाबरी के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा, बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसके बारे में संबंध में याद रखिएगा कि बाबर ने जब ये भाषा लिखा था, जिसकी रचना की थी, पुस्तक की रचना की थी, तो तुर्की भाषा में की थी, लेकिन फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था, याद रखिएगा। यही एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि इसका फारसी अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका फारसी अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, बैरम खां का पुत्र, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना जो है, हालांकि इससे पहले भी कुछ लोगों ने जो है इसका फारसी अनुवाद करने का प्रयास किया। आगे मैं बताऊंगा कुछ नाम जो कि इससे पहले, अकबर से पहले भी इसका फारसी अनुवाद करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सबसे सटीक और सही अनुवाद, जैसे आप देखते हैं कई बार कुछ कार्य को जो है और भी लोग करते हैं, परंतु सफल जिसे हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है सफल व्यक्ति का नाम जो मिलता है वो है अब्दुल रहीम खान खाना का। ठीक है, आपको जानकारी होगा कि अकबर के मंत्रिपरिषद में ये भी शामिल था, ठीक है, विद्वानों के तौर पर। तो याद रखिएगा, एक तरीके से जो है अकबर के पुत्र को इसने पढ़ाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बाबर का जो है आत्मकथा तुजुक बाबरी, जिसको तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसका फारसी अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद जो है हुमायूं नामा की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम, ठीक है, जो कि हुमायूं की बहन थी, इसने जो है हुमायूं नामा लिखा है, याद रखिएगा। अब देखिएगा नफाइस उल मासिर, ठीक है, नफाइस उल मासिर तो मिर अलाउद्दौला कजवीनी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि, हालांकि इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें याद रखिएगा जो कि आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि
कभी कभी जो है कुछ साहित्य ऐसे निर्मित हुए हैं जो कि हमारे परिदर्शित में थोड़े से दूर रहे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर केवल नाम याद रखिएगा। नफाइस उल मासिर मिर अलाउद्दौला कजवीनी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके संबंध में एक बात और याद रखिएगा कि जब हम कजवीनी की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो उसके संबंध में एक बात कही जाती है कि यह अकबर के समय का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, ठीक है। तो अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक पुस्तक याद रखिएगा। ठीक है, अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अकबरनामा, ठीक है। तो अकबर के संबंध में जो है लिखा गया, याद रखिएगा, किसने लिखा है? अबुल फजल ने, ठीक है। तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यह इसी का जो भाग है, याद रखिएगा, आईने अकबरी, ये इसका तीसरा भाग कहलाता है, याद रखिएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका अंतिम भाग जो है आईने अकबरी कहलाता है, यानी अकबरनामा का अंतिम भाग आईने अकबरी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आईने अकबरी जो है ये अकबरनामा का अंतिम भाग है, ठीक है। अकबर के संबंध में अबुल फजल ने लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तुजु के जहांगीरी, ठीक है। तो तुजु के जहांगीरी, याद रखिएगा, जहांगीर की क्या है? ये आत्मकथा, ठीक है। आपने, हालांकि मैंने इसको पहले भी पढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा। इन सब के संबंध में जब हम इसके मुगल शासकों की बात कर रहे थे तो उसके संबंध में हमने पढ़ा था इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा तुजु के जहांगीरी। और याद रखिए किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में, ठीक है। तो तुर्की भाषा में लिखा गया जहांगीर के द्वारा, याद रखिएगा, जहांगीर की आत्मकथा है ये, ठीक है। इसके बाद आता है, याद रखिएगा, मुंताफ उल तारिक, बदायूनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा मुंतखाब जो है, याद रखिएगा, उल तारिक जो है बदायूनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसे हिंदुस्तान का पहला आम इतिहास माना जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान का पहला आम इतिहास, हिंदुस्तान का पहला आम इतिहास मुंतखाब उल तारिक, ठीक है, बदायूनी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, हिंदुस्तान का पहला आम इतिहास, ठीक है। इसी के बाद देखिएगा इकबालनामा ए जहांगीरी, ठीक है। इकबालनामा ए जहांगीरी मोतमीद खां के द्वारा जो है लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इकबालनामा ए जहांगीरी, याद रखिएगा, मोतमीद खां के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और यह जो है जहांगीर कालीन रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जहांगीर कालीन जो है रचना, ठीक है। इसके बाद है महासिरे जहांगीरी, और यह भी जो है जहांगीर काल का रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। ख्वाजा कामगर के द्वारा लिखा गया है। बादशाहनामा, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बादशाहनामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और इसके संबंध में एक बात और याद रखिएगा कि शाहजहां के काल में जो है यह लिखा गया साहित्य है, शाहजहां कालीन, ठीक है। अमले सालेह, याद रखिएगा, अमले सालेह भी जो है ये शाहजहां कालीन है, ठीक है। इसके अलावा शाहजहांनामा जो है इनायत खां के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। शाहजहांनामा जो है किसने लिखा है? इनायत खां के द्वारा, ठीक है। तो ये तीन जो है शाहजहां के संबंध में, याद रखिएगा, के काल में लिखा गया आपका बादशाहनामा, अमले सालेह, शाहजहांनामा, इनायत खां के द्वारा, ठीक है। तो ये तीन याद रखिएगा शाहजहां के काल में जो है लिखा गया साहित्य है। इसके अलावा जो है तो उसके बाद आता है आपका आलमगीरनामा, ठीक है। तो आलमगीरनामा जो है, याद रखिएगा, कासिम सिराजी के द्वारा लिखा गया है, कासिम सिराजी, ठीक है। और ये जो है, याद रखिएगा, औरंगजेब के काल का है, औरंगजेब कालीन है, ठीक है। तो औरंगजेब कालीन जो है, याद रखिएगा,
आलमगीर नामा जो है कासिम सिराजी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दारा सिकोह के द्वारा जो है मंजुल बहरीन, ठीक है, याद रखिएगा मंजुल बहरीन जो है एक इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दारा सिकोह के द्वारा रचना किया गया। दारा सिकोह कौन था? तो औरंगजेब का भाई था, याद रखिएगा। और अगर सहिष्णुता के दृष्टिकोण से या धर्म के सहिष्णुता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दारा सिकोह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और इसको माना जाता है कि इसके द्वारा यह कहा जाता था कि धर्म जो है, ठीक है, ये विभक्त जरूर हुआ है हिंदू और मुस्लिम के तौर पर, परंतु जिस देवता को, जिस ईश्वर को हम मानते हैं वो एक ही है, बस हमारे रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है, मानने के रास्ते अलग अलग हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। तो ये दारा सिकोह ने जो है मंजुल बहरीन लिखा है, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये औरंगजेब के कालीन ही माना जाता है, याद रखिएगा, दारा सिकोह का यह रचना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अच्छा, मुंतखाब उल त्वारिक तो आपने पढ़ लिया अभी, ठीक है, अभी हमने इसे लिख लिया है। इसके बाद जो है याद रखिएगा एक है मुआसिरे आलमगिरी, ठीक है, मुआसिरे आलमगिरी मोहम्मद साकी के द्वारा जो है लिखा गया, याद रखिएगा, मोहम्मद साकी, ठीक है। एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, डॉक्टर यदुनाथ, ठीक है, डॉक्टर यदुनाथ सरकार। तो याद रखिएगा डॉक्टर यदुनाथ सरकार ने जो है ना, इसे एक शब्द कहा है, याद रखिएगा, मुगल राज का गजेटियर कहा है, ठीक है, मुगल राज का गजेटियर। तो याद रखिएगा मुगल राज का गजेटियर किसने कहा है? डॉक्टर यदुनाथ सरकार ने। किसे? मुआसिरे आलमगिरी को, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फतवा ए आलमगिरी, याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा संकलित, चूंकि औरंगजेब के बारे में आपको जानकारी होगा कि इसने ही सबसे ज्यादा शरीयत कानून को जो है अपने प्रशासन में शामिल कर लिया था और प्रशासन जो है शरीयत कानून के तहत चलाता था, याद रखिएगा। तो फतवा ए आलमगिरी जो है यह औरंगजेब के द्वारा संकलित है, याद रखिएगा। इसे मुगल काल के धार्मिक डाइजेस्टर कहा जाता है, ठीक है, मुगल काल का धार्मिक डाइजेस्टर। ठीक है, तो मुगल काल का धार्मिक डाइजेस्टर याद रखिएगा किसे कहा जाता है? फतवा ए आलमगिरी, याद रखिएगा। फतवा आपने कई बार सुना होगा, सुना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि ये जो है अपने प्रशासन को किसके आधार पर चलाता था? शरीयत कानून के आधार पर चलाता था, इसलिए जो है आपको ये याद रखने में आसान होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए फतवा शब्द को थोड़ा सा याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है। चलिए तो ये थे साहित्य और साहित्यकार का नाम, और इनके संबंध में जो भी फैक्ट है वो फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा तो मुगल काल में जो है, इसके बाद जो है, चूंकि साहित्य आपने पढ़ा, साहित्यकारों का नाम पढ़ा, अब अनुवादकों के बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि कौन कौन से ऐसे साहित्य जिनका अनुवाद किया गया दूसरी भाषा में, ठीक है। तो अकबर के समय में एक अनुवाद विभाग का घोषणा किया गया था, याद रखिएगा, अनुवाद विभाग बनाया गया था जो कि मुख्य रूप से साहित्यों का क्या करता था? अनुवाद करता था दूसरी भाषाओं में, ठीक है। तो याद रखिएगा मुगलकालीन अनुवादित साहित्य जो है कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भारत के कुछ साहित्य और साथ ही साथ जो है अलग अलग क्षेत्रों के जो साहित्य है, याद रखिएगा, उन सभी को अलग अलग भाषाओं में लिखने का प्रयास किया गया है, याद रखिएगा। जैसे साहित्य है महाभारत, तो महाभारत को याद रखिएगा बदायूं ने और उसके बाद अब्दुल कादिर ने जो है इसे अनुवाद के तौर पर बदला था, याद रखिएगा, इसके ट्रांसलेट किए थे, ठीक है। तो ट्रांसलेट जो किया था, याद रखिएगा, तो इसका जो नाम रखा गया उसे कहा गया था रजनामा, ठीक है। तो बदायूं ने महाभारत को जब अनुवाद किया, याद रखिएगा, अब्दुल कादिर के साथ, याद रखिएगा, तो इसे रजनामा कहा गया, ठीक है। तो रजनामा किसका ट्रांसलेशन है? तो याद रखिएगा महाभारत का है। उसी प्रकार महाभारत को जो है काशीराम दास ने जो है बांग्ला भाषा में अनुवादित किया था, याद रखिएगा, ठीक है। बांग्ला भाषा में नुसरत शाह के आदेश पर जो है इसे अनुवाद किया गया था महाभारत को, याद रखिएगा, बांग्ला भाषा में, ठीक है। किसने किया था? ये ध्यान रखिएगा, काशीराम दास ने। इसी प्रकार देखिएगा कि तीसरे नंबर पर महाभारत को जो है परागल खां, जिसे कविंद्र के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, परागल खां या कविंद्र कहा जाता है, ठीक है। इसने भी जो है बांग्ला भाषा में पुनः इसको अनुवादित किया था, याद रखिएगा, बांग्ला भाषा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 बार बांग्ला भाषा में महाभारत को अनुवादित किया गया,
ठीक है, एक बार जो है काशीराम दास के द्वारा और दूसरा परागल खां के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बदायूं ने जो है रामायण का अनुवाद किया था। ठीक है, रामायण का जब अनुवाद किया देखिएगा तो इब्राहिम सरहिंदी के सहयोग से किया था ये। ठीक है, रामायण का अनुवाद याद रखिएगा। इसके बाद जो है याद रखिएगा रामायण को पुनः जो है कृतिवास के द्वारा जो है बांग्ला भाषा में अनुवादित किया गया था। याद रखिएगा, तो बांग्ला भाषा में अनुवादित जिसे बंगाल का बाइबिल कहा गया। ठीक है, बंगाल का बाइबिल। ठीक है, तो रामायण को कृतिवास के द्वारा जो है किया गया था, याद रखिएगा, अनुवादित किया गया। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा पंचतंत्र को जो है, ठीक है, अबुल फजल ने जो है अनुवाद किया। इसका नाम रखा गया, याद रखिएगा, अनवर ए सादत। अनवर ए सादत। ठीक है, तो अनवर ए सादत के नाम से जो है पंचतंत्र को अनुवाद किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, मुगलकालीन समय में। इसके बाद देखिएगा लीलावती। ठीक है, अबुल फजल का भाई है, याद रखिएगा, फैजी। ठीक है, जो कि आपको मैंने अकबर के समय में पढ़ाया था, याद रखिएगा। तो लीलावती जो है या लील दमयंती के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यह जो है गणित की एक पुस्तक है, याद रखिएगा, गणित का एक ग्रंथ है। ठीक है, जिसे लीलावती के नाम से जाना जाता है। तो गणित की प्राचीन पुस्तक को जो है फैजी, जो कि अबुल फजल का भाई है, ठीक है, और अकबर के 9 रत्नों में ये शामिल था, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गणित की प्राचीन पुस्तक। इसके बाद रास रंगिनी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, तो रास रंगिनी जो है, याद रखिएगा, इसे सिंहासन बत्तीसी के नाम से जो है अनुवाद किया गया था। सिंहासन बत्तीसी के नाम से अनुवादित। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी के नाम से यह अनुवादित था, याद रखिएगा। इसी प्रकार देखिएगा भगवत गीता को जो है मानधर बसु, ठीक है, याद रखिएगा, भगवत गीता को तो याद रखिएगा बांग्ला भाषा में इसे अनुवादित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, और किसके आदेश पर किया गया था, तो याद रखिएगा इसे किया गया था सुल्तान हुसैन शाह के आदेश पर। ठीक है, बांग्ला भाषा में अनुवादित। इसी प्रकार याद रखिए भगवत गीता को टोडरमल ने अनुवादित किया, और उसके बाद अर्थवेद को इब्राहिम सर हिंदी के द्वारा जो है, याद रखिएगा, अनुवादित किया गया था। ठीक है, तो ये सभी अनुवाद है, याद रखिएगा, जिनमें कुछ जो फैक्ट है उनको थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन कौन से फैक्ट इनके सामने आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा मुगल कालीन हिंदी साहित्य की बात करें। देखिएगा कौन कौन से साहित्य है हिंदी कालीन साहित्य। तो ये तो आपको जानकारी में होगा कि मुगल काल में जो है हिंदी साहित्य का वर्चस्व किस प्रकार से रहा है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मुगल काल के समय जो है कौन कौन से हिंदी साहित्य की रचना हुई है। ठीक है, तो जैसे कि आपने रामचरितमानस का नाम सुना है, तुलसीदास द्वारा रचित। ठीक है, तो याद रखिएगा मुगल काल के समय जो है तुलसीदास ने जो है याद रखिएगा 16वीं सदी में रचित रामचरितमानस, याद रखिएगा, जो कि अवधी भाषा में, ठीक है, 16वीं सदी में रचित तुलसीदास के द्वारा। उसी प्रकार विनय पत्रिका का नाम याद रखिएगा कि ब्रज भाषा में लिखा गया। ठीक है, यह ब्रज भाषा में है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। लगभग 279 इसके स्रोत है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 279 जो है गीतों के स्रोत रखे गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा सूरसागर, सूरदास के द्वारा। ठीक है, और यह सूरदास के द्वारा जो है यह भी आपका कौन सी भाषा में है, ब्रज भाषा में। गीतों का संकलन है, याद रखिएगा, सूरसागर। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका। ठीक है, तो प्रेम वाटिका जो है, याद रखिएगा, रसखान भी एक प्रकार से कृष्ण भक्ति धारा में डूबे हुए व्यक्ति थे। मैंने आपको पहले भी सुनाया है रसखान के बारे में, हमने जब सूफी संत और भक्ति आंदोलन के बारे में डिस्कस किया था, याद रखिएगा। तो रसखान के द्वारा जो है रचित, याद रखिएगा, ठीक है, कृष्ण भक्ति में और श्रृंगार रस का अनुपम संकलन जो है आपका प्रेम वाटिका में शामिल किया गया है रसखान के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो है पद्मावत, आपको जानकारी होगा, इसमें जो है सूफी महाकाव्य है जिसमें राजा रत्नसेन और पद्मावती के बारे में जो है
रचना किया गया है, याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है पद्मावत। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि अभी वर्तमान समय में इससे क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है, ठीक है, इसके द्वारा रचित, जिसमें राजा रत्न सेन और उसके बाद पद्मावती, रानी पद्मावती के संबंध में जो है प्रेम संकलन को दर्शाया गया है और उनकी जो खूबसूरती है उनको दर्शाया गया, याद रखिएगा, पद्मावत के संबंध में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा सतसई। ठीक है, सतसई जो है कवि बिहारी लाल की रचना है, याद रखिएगा, और यह मुक्तक काव्य की विशिष्ट रचना है। मुक्तक काव्य की विशेष रचना। उसके अलावा याद रखिएगा रस गंगाधर, ठीक है, तो जगन्नाथ पंडित या गंगाधर के द्वारा जो है रचित, याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य का मौलिक कृति, संस्कृत साहित्य का मौलिक कृति कहलाता है, याद रखिएगा, रस गंगाधर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी जो है हिंदी साहित्य है जो कि मुगल काल में रचित किया गया है। ठीक, तो ये साहित्य के संबंध में था, याद रखिएगा। तो जितने भी साहित्य संबंधित थे, पहले की हमने साहित्य रचना देखा, उसके बाद अनुवादक देखा और उसके बाद हमने देखा हिंदी साहित्य, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये साहित्य था मुगल काल के साहित्य रचना या उनके विस्तार कितने थे, उसके संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो मैं बताऊंगा आपको कि आप जो है तुझो के बाबरी, ठीक है, जो खासकर आत्मकथा है उसको एकदम रट जाइएगा, उसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि किसने ये लिखा है। उसके संबंध में जो भी फैक्ट आते हैं, चाहे वो उसके अनुवादक के तौर पर आते हों, चाहे फिर उसके संबंध में कोई भी व्यक्तिगत रचना होती हो, वो सभी को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आता है चित्रकला। ठीक है, तो यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि मुगलकालीन चित्रकला। ठीक है, हालांकि चित्रकला की शुरुआत के संबंध में हम कहते हैं ये हैं, याद रखिएगा, कई बार आपको सुनने को मिला होगा कि जहांगीर के काल में चित्रकला को जो है उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के काल को, लेकिन ये गलत है। ठीक है, गलत ये है कि शुरुआत यहां से नहीं हुई है। ठीक है, वो स्वर्ण युग जरूर है चित्रकला के लिए, लेकिन इसका और भी आधार मिलता है, याद रखिएगा, कि हुमायूं ने चित्रकला को सबसे पहले शुरुआत की थी मुगल काल में। ठीक है, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि हुमायूं जब 15 साल के लिए भारत से निष्कासित हो गया था, याद रखिएगा, भारत से भाग खड़ा हुआ था या भारत से उसे जाना पड़ा था, तब उसने जो है भारत के उत्तर क्षेत्र में, खासकर जहां वो निवास कर रहा था उस 15 सालों में, वहां पर जो है चित्रकला को उसने जो है पारंगत रूप से जो है आधार दिया और वहीं से उसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यानी सबसे पहली अगर मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है तो वो किसके समय में मानी जाती है? हुमायूं के काल में मानी जाती है, याद रखिएगा। और वो किस समय में? जब उसने जो है भारत से निष्कासन लिया हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो है चित्रकला की शुरुआत जो है भारत में या भारत के आधार पर मानी जाती है कि यहाँ पर मुगल काल की जो चित्रकला है उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुमायूं के काल से मानी जाती है। और इसका कारण भी एक बहुत आधार सा है, आसान सा है, याद रखिएगा, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि बाबर के समय में जो है ना, इतना लंबा समय ही इसको नहीं मिला कि वो स्थापत्य या फिर उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सके। ऐसे में जो है हुमायूं के समय में, याद रखिएगा, जब वो 15 साल के लिए निष्कासित था, तब उसके समय में चित्रकला को जो है, ठीक है, एक राह मिला, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा चित्रकला के आधार पर जो है आपको याद रखना है कि चित्रकला के आधार पर जो है जहांगीर के काल को जो है हम स्वर्ण युग मानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो शुरुआत या फिर उसकी जो पहली शुरुआत जो मानी जाती है वो हुमायूं के काल से, और उसके स्वर्ण काल को देखा जाए, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। लेकिन अकबर के काल में भी जो है चित्रकला जो है बहुत फेमस था, याद रखिएगा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा ऊंचाई किस काल में मिला है? तो जहांगीर के काल में मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके संबंध में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा हुमायूं के काल में, याद रखिएगा, हुमायूं को जो है जब ये भारत से बाहर निष्कासित हुआ था, याद रखिएगा, तो दो व्यक्ति मिले थे, याद रखिएगा, मीर सैयद अली और अबुस्मद। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें मीर सैयद अली जो है सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इसके संबंध में कहा जाता है, ठीक है, तो शुरुआत हुमायूं के काल से, याद रखिएगा, हुमायूं के काल को जो है हम चित्रकला का प्रारंभिक काल मानते हैं इस समय में। और याद रखिएगा इसी संबंध में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो ही क्वेश्चन होते हैं इसके संबंध में। पहला कि मुगल चित्रकला का शुभारंभ किसके काल में हुआ है,
ठीक है, तो हुमायूं के काल में हुआ। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या बसा रहता है, जहांगीर, याद रखिएगा, क्योंकि यही होता है दिमाग पे कि कभी भी आपसे चित्रकला पूछ लिया गया तो आप आंसर करते हैं, चूंकि इसके स्वर्णकाल कहा जाता है तो जहांगीर आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हुमायूं का समय माना जाता है चित्रकला के लिए शुभारंभ। ठीक है, अकबर के लिए याद रखिएगा दसवंत और बसावन, ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, दसवंत और बसावन। कई बार अभी हाल फिलहाल में याद रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा चित्रकार किस मुगल शासक के समय जो है संरक्षित रखा गया था या संरक्षित किया गया था या उनके संरक्षण में था। ठीक है, तो याद रखिएगा दसवंत और बसावन जो है अकबर के काल में है, तो याद रखिएगा अकबर, दसवंत, बसावन, इस प्रकार से शब्द को जोड़ कर रखिएगा, अकबर से ये याद रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको याद होगा अभी हमने रजनामा के बारे में बात किया। ठीक है, तो याद रखिएगा रजनामा जो है, ठीक है, उसमें जो भी चित्रकला की गई है वो दसवंत के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दसवंत के द्वारा जो है रजनामा। तो महाभारत, जब महाभारत के बारे में देखिएगा उसके उसमें जो भी चित्र बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, दसवंत के द्वारा बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार से चित्रकला का उदाहरण दर्शाता है अकबर के समय में, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रजनामा में उसके दसवंत की जो कृति है, ठीक है, मुगल चित्रकला को के इतिहास को जो है मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जहांगीर के काल में, तो जहांगीर के काल में आपको जानकारी होगा कि इसके काल को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके समय काफी लोग थे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक जो है पक्षी के चित्र को बनाने में सबसे ज्यादा पारंगत था और एक मनुष्य के चित्र को बनाने में पारंगत था। आपको याद होगा मैंने जहांगीर के काल में ये बताया था आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा फारूखा बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, उसके बाद मनोहर दौल। ठीक है, इन सभी चित्रकारों में जो है याद रखिएगा दो से चित्रकार सबसे महत्वपूर्ण थे, वो था एक उस्ताद मंसूर और दूसरा अब्दुल हसन। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा इसके संबंध में कहा जाता है कि जहांगीर के काल में, जहांगीर के संबंध में कहा जाता है कि जहांगीर ने खुद ऐसा कहा था कि कोई व्यक्ति या कोई 5 व्यक्ति मिलकर अगर कोई चित्र को बनाते हैं तो मैं इतना पारखी हो चुका हूं कि मैं बता सकता हूं कि किस व्यक्ति के किस अंग को या उस पूरे चित्र के किस अंग को किस व्यक्ति ने बनाया है। ठीक है, तो ये आपके जहांगीर का वक्तव्य है, याद रखिएगा, इसने कहा था इस प्रकार से। इवन इसने ऐसा भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति का कोई चित्र बनाता है तब भी मैं बता दूंगा कि ये कौन सा व्यक्ति बनाया है, किस व्यक्ति ने बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं, याद रखिएगा। चित्रकला के लिए जहांगीर जो है इस प्रकार से पारखी हो चुका था चित्रकला में। ठीक है, शाहजहां के समय में याद रखिएगा मोहम्मद फकीर और मीर हकीम जो है दो चित्रकार थे इसके शासनकाल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल में जो है ना चित्रकला थोड़ा सीमित हो गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। कारण क्या था, स्थापत्य कला का गुण जो है ज्यादा डेवलप हुआ था इस समय में। तो स्थापत्य कला में जब आप पढ़ेंगे तो शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों संदर्भ पर याद रखिएगा, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल और शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब में ये पॉइंट क्यों है, याद रखिएगा, क्योंकि औरंगजेब जो है यह मानता था कि चित्रकला, ठीक है, चित्रकला मुख्य तौर पर जो है शरीयत कानून के तहत जो है एक गुनाह है, एक प्रकार से जो है इस्लाम धर्म को जो है नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण इस समय में कोई चित्रकला जो है नहीं हुआ और साथ ही साथ किसी भी चित्रकार का संरक्षण नहीं किया गया। अब यही चित्रकार जो है दिल्ली के क्षेत्र से पलायन कर करके राजस्थान, पटना, बिहार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो है इसी प्रकार से छोटे छोटे स्तर या क्षेत्रीय चित्रकला का जो प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण जो भारत में मुगल शासन के पश्चात या औरंगजेब के शासन के पश्चात जो है या औरंगजेब के काल के बाद जो है सभी क्षेत्रीय जो चित्रकला डेवलप हुआ है, चाहे आप राजस्थान की बात कर ले, अजमेर की बात कर ले, अलग अलग क्षेत्रों में जो चित्रकला डेवलप हुआ है वो औरंगजेब के काल में हुआ है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि ज्यादा फेमस हुआ इस समय इसलिए ऐसा था, नहीं, वो दिल्ली से भागकर ऐसा हुआ था कि दिल्ली से भागकर जो है, क्योंकि एक चित्रकार जो है ना किसी अन्य प्रकार के, अब देखिए यहां पर जो चित्रकार रहते थे दिल्ली में जिनको संरक्षण मिला हुआ है, दरबार में संरक्षण मिला हुआ है, तो वो उनका जनजीवन कैसा है, राजस्व के आधार पर है। ठीक है, राजा जो है उनके खुशी के आधार पर उनके जीवन को जीने के लिए जो उनको आर्थिक रूप से जो है मजबूत करता रहा। लेकिन जब कोई शासक ही उसको संरक्षित नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेंगे, वो अपना मतलब जीवन क्रम चलाने के लिए जो भी कार्य कर रहे थे वो चित्रकला था। लेकिन अब आधार पर यह हो जाता है, याद रखिएगा, कि जब चित्रकला उनको करने ना दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मजदूरी तो नहीं करेंगे इस स्थिति में, तो वो वहां से पलायन करके जो है अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चले गए और वहां पर चित्रकला को हिंदू राजाओं ने, ठीक है, जो संरक्षण दिया। इस प्रकार से जो है चित्रकला भारत में जो है मुगल काल में विस्तृत हुआ था औरंगजेब के समय में। ठीक है, लेकिन भागकर, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज्यादा हुआ तो लोग विस्तृत हो गए, ऐसा नहीं था।
ठीक है। तो दिल्ली से पलायन करके जो है इस प्रकार से औरंगजेब के काल में जो है अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय चित्रकला का विस्तार हुआ था, मुख्य तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा स्थापत्य कला क्या है। ठीक है, देखिएगा स्थापत्य कला की बात करें सामान्य तौर पर, तो अगर मुगल काल के पूरे स्थिति को देखें, ठीक है, तो याद रखिएगा मुगल काल के पूरी स्थिति के आधार पर जो है पूरी स्थिति की बात करें, याद रखिएगा, तो स्थापत्य कला के आधार पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, याद रखिएगा, कि जिसमें हम अगर मुगल शासक को देखें, ठीक है, जितने मुगल शासक हैं याद रखिएगा, उनके आधार पर आपको एक कड़ी नजर आएगी, जिसमें आप अगर बाबर की बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि स्थापत्य कला के दौर पर शुरुआती समय में जो है मुगल जो काल था या मुगल शासक जो थे, ये स्थापत्य कला पर पूर्ण रूप से जो है ध्यान नहीं दे सके थे। लेकिन इसी आधार पर आप एक बात और कह सकते हैं कि जैसे जैसे बाबर, हुमायूं का समय बीतता चला गया, ठीक है, जहां पर अकबर का समय आया या फिर शाहजहां का समय आता है, जहांगीर का समय आता है, जो भी एक करंट आता है, उस पूरे सीक्वेंस में आपको अधिकांशता जाते समय, यानी कि मुगलों के द्वारा जो है अधिकांशता, देखिए युद्धों के समय को अगर आप देखेंगे तो शुरुआती समय युद्ध ज्यादा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है युद्धों की समाप्ति या युद्ध जो है सीमित होने लगे, तो अधिक से अधिक क्या बनने लगे, स्थापत्य कला बनने लगे। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि शुरुआती समय में अगर आप बाबर की बात करेंगे तो बाबर के समय में बहुत ज्यादा स्थापत्य कला का विस्तार नहीं हुआ था, ठीक है। इवन हुमायूं के समय में भी बहुत सारे स्थापत्य कला का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन अकबर के समय आते आते जो है कई बार आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति आई जहां पर एक पूरा का पूरा नगर बसाया गया, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो स्थापत्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ऐसे में सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि स्थापत्य कला में जो विस्तृत हुआ या विस्तार हुआ अधिकांशता ये अकबर के बाद से होना प्रारंभ हुआ था, और अकबर के बाद से प्रारंभ होने के बाद जो है शाहजहां के काल में जो है सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, और यही कारण है कि इसके कारण मुगल काल के जो आपका शाहजहां का काल है, इसे स्वर्ण युग का काल कहा जाता है स्थापत्य के लिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, तो इस तरीके से थोड़ा सीक्वेंस में इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें मुगलों के आधार को, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले एक नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपको यहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस आप इसको अलग से याद कर लीजिएगा, बाबर के बारे में। आराम बाग का निर्माण किया था बाबर ने, ठीक है। एक ही काम इसका जो इस समय में माना जाता है बाबर के समय का, याद रखिएगा, वो कौन सा है, आराम बाग का निर्माण, ठीक है, आगरा में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है जहां पर बाबर ने जो है आराम बाग का निर्माण किया था। इसके बाद याद रखिएगा हुमायूं के समय में जो है, याद रखिएगा, सबसे पहला जो हुमायूं का निर्माण था पुराना किला, ठीक है। तो याद रखिएगा पुराना किला जो है, इसे पुराना किले के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो है याद रखिएगा कि यह जो है दीन पनाह, जो दिल्ली में जो है दीन पनाह का निर्माण किया गया था हुमायूं के द्वारा, इसको याद रखिएगा। यह विश्व का शरण स्थल के नाम से जो है एक नगर बसाया गया था, ठीक है, जिसे आज कहा जाता है पुराना किला, ठीक है। लगभग 1533 में जो है ये बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, 1533 में, याद रखिएगा। देखिएगा उसके बाद दीन पनाह जो महल है, याद रखिएगा, ठीक है, दीन पनाह, ठीक है। तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा यहीं स्थित है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा जो है यहां स्थित है, याद रखिएगा, और ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है इसे, ठीक है, ताजमहल का पुरोगामी भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके शिल्पकार थे मलिक मिर्जा, ठीक है, दीन पनाह के शिल्पकार, याद रखिएगा। मलिक मिर्जा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा किला कहूना,
ठीक है। किला कुहना जो है याद रखिएगा शेर शाह सूरी के समय, चूंकि हुमायूं जो है इस समय 15 साल के लिए जो है याद रखिएगा भारत से निष्कासित होता है, और इस समय जो है शेर शाह सूरी के समय जो है दो चीजें निर्मित होती हैं मुख्य तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी के द्वारा जो है किला कुहना जो एक पुराना किला है याद रखिएगा, उसके अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो ये यहां पर एक मस्जिद है याद रखिएगा, पुराने किले में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया जिसका नाम रखा किला कुहना, ठीक है। इसी प्रकार याद रखिएगा शेर शाह सूरी के समय जो है शेर शाह सूरी का जो है याद रखिएगा सासाराम जो है, ठीक है, अष्टभुजाकार इमारत जिसे कहा जाता है याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, बिहार में। अष्टभुजाकार इमारत, ठीक है। अकबर का मकबरा याद रखिएगा, अकबर का जो मकबरा है जहांगीर के समय जो है बनाया गया था याद रखिएगा, ठीक है, जहांगीर ने बनवाया था याद रखिएगा। और याद रखिएगा सिकंदरा क्षेत्र में जो है, ठीक है, सिकंदरा क्षेत्र में याद रखिएगा एतमादुद्दौला का मकबरा उसकी पुत्री नूरजहां ने बनवाया था याद रखिएगा, ठीक है। एतमादुद्दौला के बारे में मैंने आपको बताया भी था ये, ठीक है, याद रखिएगा सफेद संगमरमर से बनाया गया भारत का पहला मकबरा था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें किस प्रकार की पैटर्न का यूज किया गया था याद रखिएगा, तो पित्रादुरा मकबरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पित्रादुरा पैटर्न का प्रयोग किया गया। पित्रादुरा जो है याद रखिएगा एक शिल्पकारिता है जिसमें दीवालों पर जो है याद रखिएगा मुख्य तौर पर कटिंग करके जो है ना जड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो डिजाइन्स बनाए जाते हैं याद रखिएगा उसे पित्रादुरा कहा जाता है। तो उस पित्रादुरा का निर्माण किया गया था एतमादुद्दौला का मकबरा में याद रखिएगा, ठीक है। अपने पिता के लिए जो है नूरजहां ने बनवाया था याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इलाहाबाद का किला अकबर के समय में निर्मित हुआ था याद रखिएगा, ठीक है। तो शुरुआती समय में एक बात आपको बता दूं कि जितने भी मुगल शासक रहे हैं उनकी मृत्यु के दौरान, ठीक है, जो भी मकबरा का निर्माण हुआ है याद रखिएगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण ये है कि जितने मुगल शासक हैं उन सभी की मृत्यु के बाद जो है उनके लिए एक कब्र बनाया गया, उस पर मकबरा बनाया गया है याद रखिएगा। और उस पर जो मकबरा बनाया गया है वो कोई छोटा मोटा मकबरा नहीं है, वो काफी बड़ा एक तरीके से जो है इमारत के तौर पर जाना जाता है उसे, ठीक है। तो वो जरूर याद रखिएगा कि वह जो इमारत है या उसकी जो जानकारी मिलती है उस मकबरा के तौर पर मिलती है, और यह जो है भारत के लिए जो है क्या बन गया है, एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया है, ठीक है। जैसे ताजमहल वह भी एक मकबरा है, ठीक है। तो उसी प्रकार याद रखिएगा कि जितने भी इस प्रकार से मकबरा आपको सुनने को मिलते हैं वो सभी के निर्माण स्थल को याद रखिएगा कि ये किसने बनवाया और निर्माण स्थल कहां पर है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है अकबर के द्वारा निर्मित इलाहाबाद का किला याद रखिएगा। अकबर ने जो है याद रखिएगा 3 जगहों पर किले बनवाए थे, ठीक है। उसमें इलाहाबाद का किला, आगरा का किला और आपका एक किला और आता है याद रखिएगा जिसे कहा जाता है फतेहपुर सिकरी का किला। तो 3 जगह पर किले बनवाए थे, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगरा का किला, ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, दूसरा इलाहाबाद का किला और तीसरा फतेहपुर सिकरी का किला, ठीक है। तो अकबर के द्वारा निर्मित याद रखिएगा ये 3 किलों का निर्माण किया गया था, क्योंकि देखिए दिल्ली का लाल किला शाहजहां के काल का किला है, ठीक है। तो जितने भी किला जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन आएगा याद रखिए कौन कहां का किला किसने बनवा दिया, ठीक है। तो अकबर के लिए आप बस ध्यान रखिएगा कि 3 जगह पर ये किले बनाए गए, एक इलाहाबाद, दूसरा आगरा और तीसरा आपका फतेहपुर सिकरी का किला, ठीक है। तो इलाहाबाद का जो किला निर्माण किया गया अकबर के द्वारा, ठीक है, उसमें आप याद रखेंगे यह जो है गंगा यमुना, ठीक है, जिसे हम इलाहाबाद के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं याद रखिएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं नदियों के संगम पर यह किला बनवाया गया था याद रखिएगा। तो यह विशिष्ट निर्माण में शिल्पकारिता को दर्शाते हुए जो है इलाहाबाद का किला बनाया गया था अकबर के काल पे, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि अभी इस किले का इस्तेमाल जो है भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आगरा किला, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट आगे चले, देखिएगा इसके बाद आता है आपका आगरा किला, ठीक है। तो आगरा किला और एक है आपका फतेहपुर की सिकरी का किला, ठीक है। तो याद रखिएगा
कि आगरा किला की बात करें तो मूलतः रूप से जो है याद रखिएगा ईंटों का निर्माण, ईंटों से इस किले का निर्माण किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसे बाद में जो है बलुआ पत्थर का प्रयोग करके जो है बनाया गया था, ठीक है। तो मूल रूप से ईंटों का निर्माण किया गया इसमें, और बाद में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आगरा किले में, याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो एक किला है याद रखिएगा, ठीक है, फतेहपुर सिकरी का किला। तो याद रखिएगा आगरा के पास एक नगर बसाया गया था अकबर के द्वारा, जिसे फतेहपुर सिकरी के नाम से जाना जाता है। 1571 का के आसपास जो है याद रखिएगा, ठीक है, इसे बसाया गया था 1571 के आसपास फतेहपुर सिकरी। और यहीं पर जो है याद रखिएगा, ठीक है, लगभग 71 से लेकर 85 के मध्य जो है ना अकबर ने इसे क्या किया था, मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रखी थी, याद रखिएगा। 71 से लेकर 85 के मध्य जो है इसे राजधानी बनाया गया था, मुगल शासकों का राजधानी भी था ये, ठीक है। तो यहीं पर एक किला बनाया गया था, याद रखिएगा। और किले के अलावा याद रखिएगा यहां पर जो है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, दीवाने आम, दीवाने खास, इस प्रकार की इमारतों का निर्माण भी फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, नगर में किया गया था, याद रखिएगा। साथ ही साथ पंचमहल, पंचमहल, ठीक है। तो बहुत सारे निर्माण जो है अकबर ने कराए थे, कहां पर, फतेहपुर सिकरी के अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है। और कई बार जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहां पर बनाया गया था, याद रखिएगा। सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया गया, जोधाबाई का मकबरा बनाया गया, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा तुर्की सुल्तान का महल भी जो है बनाया गया था। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत बहुत सारी इमारतें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी नगर जो है, नगर के अंतर्गत पहले फतेहपुर सिकरी का किला बनवाया गया, याद रखिएगा, अकबर के द्वारा। फिर उसके बाद जो है 71 से लेकर 85 के मध्य जो है, याद रखिएगा, इसे राजधानी तक रखा गया। और इसमें जो है अकबर ने दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का किला, ठीक है। तो याद रखिएगा विभिन्न प्रकार से जो है यहाँ पर बहुत सारी इमारतों का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो अधिकांशतः इसके जितने भी क्षेत्र आप देखेंगे सभी के सभी कहाँ थे, तो आपको फतेहपुर सिकरी के क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है, याद रखिएगा, शाहजहां का काल। और शाहजहां के काल में याद रखिएगा, हालांकि जहांगीर के समय जो है चित्रकला को ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो आपको शाहजहां के काल में एक जानकारी मिलेगी जिसमें लाल किला, ठीक है, दिल्ली का जो लाल किला है, याद रखिएगा, ठीक है, पुरानी दिल्ली में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, याद रखिएगा, लाल किला। और 2007 में जो है इसको यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व धरोहर में शामिल किया है, 2007 में। ठीक है, लाल किला को शामिल किया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में आपको जानकारी है। ताजमहल के संबंध में याद रखिएगा आगरा में स्थित यह मकबरा है, ठीक है। और किसके लिए बनाया गया था, मुमताज महल के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा 1983 में जो है इसको भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, 1983 में यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे बनाने वाले का नाम कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है याद रखिएगा कि इसे तैयार किया था अहमद लाहौरी ने, ठीक है, अहमद लाहौरी में। लेकिन किसकी देखरेख में, तो याद रखिएगा इसका नाम आता है जिसे कहा जाता है उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां के देखरेख में अहमद लाहौरी ने इसे बनवाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ताजमहल के शिल्पकार जो है उस्ताद ईसा खां के देखरेख में अहमद लाहौरी ने इसे बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है, याद रखिएगा, जामा मस्जिद, ठीक है। तो जामा मस्जिद भी याद रखिएगा आपका भारत का सबसे बड़ा मस्जिद के तौर पर जाना जाता है, जामा मस्जिद को, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके याद रखिएगा कि लाल बलुआ पत्थरों और संगमरमर से निर्मित यह जो जामा मस्जिद है यह भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब का समय आता है, याद रखिएगा। और औरंगजेब के समय में याद रखिएगा बीबी का मकबरा। तो आपको बता दूं औरंगजेब ने जो है, ठीक है, अपनी पत्नी के लिए जो है एक ताजमहल का, जिसका आपको नाम पता होगा, रबिया, ठीक है। तो अपनी पत्नी नबिया उद रानी के लिए जो है एक मकबरा या फिर ऐसा कह सकते हैं, याद रखिएगा, ताजमहल बनाने का प्रयास किया था। और इसे जो है आज के वर्तमान समय में जो है ताजमहल का नकल या भद्दी नकल कहा जाता है, ठीक है, या काला ताजमहल भी कहता है, या फिर ऐसे कहते हैं ताजमहल का जो है नकली ताजमहल,
ठीक है। तो ऐसे शब्दों से जो है औरंगजेब के इस मकबरे को, औरंगजेब के द्वारा बनाए गए इस बीबी के मकबरे को, ठीक है, रबिया उद दौलानी के लिए जो है ये बनाया गया था, अपनी पत्नी के लिए बनाया था इसने, ठीक है, याद रखिएगा। और संबंध में इसके लिए जो है एक बात और याद रखिएगा कि यह ताजमहल का से मिलता जुलता तो है, लेकिन जो है इसे जो है याद रखिएगा, जब इसे बनाया गया तो पूर्ण तरफ से जो है ना इसे भद्दी नकल के तौर पर इसे जाना गया है, मतलब इसको एक अच्छे शब्द के तौर पर नहीं देखा गया, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, औरंगजेब ने बनवाया था रबिया उद दौलानी के लिए बीबी का मकबरा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा लास्ट है, अंतिम तौर पर याद रखिएगा, मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था, दिल्ली के लाल किले में निर्मित कराया था, याद रखिएगा। मोती मस्जिद, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये थे प्रमुख स्थापत्य तो और भी हैं, लेकिन याद रखिएगा ये प्रमुख स्थापत्य थे जो कि मुगल काल में जो है निर्मित हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आते हैं प्रमुख सिक्के, ठीक है। कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे इस समय में। हालांकि अभी सभी शासकों के संबंध में जो है हमने पढ़ा था कि कौन कौन से सिक्के जो है प्रचलित हुए थे, खासकर मुगल शासकों में जो है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो नाम आता है, याद रखिएगा, जो 4-5 व्यक्तियों के संबंध में आपको याद रखना है, ठीक है, खासकर मुगल शासकों के संबंध में। तो बाबर के द्वारा जो है एक सिक्का बहुत प्रचलित किया गया था, याद रखिएगा, वो है आपका शाहरुख सिक्का, ठीक है। तो याद रखिएगा शाहरुख सिक्का जो है ये बाबर के द्वारा निर्मित किया गया था, और यह जो है काबुल के क्षेत्र में चलाए जाने वाला सिक्का था, याद रखिएगा, और यह चांदी का सिक्का था, ठीक है, चांदी का सिक्का काबुल क्षेत्र में। इसके अलावा बाबर के द्वारा एक सिक्का प्रचलित कराया गया था, याद रखिएगा, जिसे बाबरी नाम दिया गया था, बाबरी। बाबरी नामक सिक्का कहां चलाया गया था, कांधार क्षेत्र में, कंधार क्षेत्र में, याद रखिएगा, ठीक है। तो बाबर के समय में 2 सिक्के प्रचलित थे, एक शाहरुख सिक्का और दूसरा बाबरी सिक्का, ठीक है। अब अकबर के समय में याद रखिएगा, हालांकि अगर बात करें इनके बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में याद रखिएगा, तो शेर शाह सूरी के समय भी चूंकि इसका समय आया है, याद रखिएगा, 15 साल तक इसने शासन किया था। तो इसके समय में भी 2 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। 180 ग्रेन के सिक्के आपको याद होगा, हमने पढ़ा था इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा शुद्ध चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का, और एक तांबा का सिक्का। तो चांदी के सिक्के को क्या कहा गया है, रुपया, ठीक है। तो चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, याद रखिएगा, और वही तांबे का सिक्का जो है, याद रखिएगा, जिसे दाम या पैसा कहा गया है, ठीक है, दाम या पैसा, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा शेर शाह सूरी के बाद जो है आपको अकबर के समय का जो सिक्का मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अकबर के समय में याद रखिएगा इसने जितने भी सिक्के चलवाए हैं, ठीक है, उन सिक्कों में जो है विशेष प्रकार क्या है, याद रखिएगा, तो इसके द्वारा जो है सोने के सिक्के चलवाए गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप जितने भी प्रकार के सिक्के देखेंगे, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, तो तांबे के सिक्के को तो दाम ही कहा गया है, इसके समय में भी वही सिक्का चला है, याद रखिएगा, जो कि शेर शाह सूरी के समय चला है, ठीक है। लेकिन इसकी सिक्कों की खास बात थी, याद रखिएगा, कि राम और सीता की चित्रकारी मिलती है इसमें, ठीक है। अकबर के समय के जो सिक्के हैं, याद रखिएगा, उसमें सिक्कों पर क्या मिला है, चित्रकला मिला है, राम और सीता के चित्र का अंकन, ठीक है। यह विशेषता है, याद रखिएगा, अकबर के समय के सिक्कों की विशेषता है। ठीक है। अकबर के समय में जो सोने के सिक्के चलाए गए हैं, याद रखिएगा, इसे इलाही कहा गया है। सोने के सिक्के को इलाही कहा जाता था, याद रखिएगा, और वही चांदी के सिक्के को जलाली कहा गया है। चांदी के सिक्के को जलाली कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और तांबे के सिक्के को क्या कहा गया है, दाम, ठीक है।
ठीक है। तो तांबा का सिक्का, जो कि यहाँ पर दाम चल रहा है तांबा का सिक्का, वैसे ही सेम आपको अकबर के समय के सिक्के मिलेंगे दाम के नाम से, ठीक है। तो याद रखिए तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के को इलाही, चांदी के सिक्के को जलाली और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था अकबर के समय में। सिक्के की खास बात क्या थी, खासकर इलाही सिक्के में एक तरफ क्या था, राम और सीता के चित्र अंकन थे। याद रखिएगा एकमात्र शासक जो हिंदू देवी देवताओं का जो चित्र अंकन मिलता है, याद रखिएगा वो अकबर के समय के मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। अकबर के बाद जो है याद रखिएगा जहांगीर के समय की बात करें तो याद रखिएगा जहांगीर के समय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, ये किस में आगे था, इसके समय को क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं। तो इसने अपना चित्र बना दिया था, यानी सिक्कों में स्वयं का चित्र अंकन। तो याद रखिएगा एकमात्र शासक जिसने सिक्कों में जो है अपना चित्र अंकन किया था, याद रखिएगा, ठीक है, वो जहांगीर था। शाहजहां के शासन काल में याद रखिएगा, शाहजहां के शासन काल में सिक्कों को आना के नाम से फेमस किया गया था, या आना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि रुपए और दाम के बीच जो है क्या चलाया गया था, आना चलाया गया था, ठीक है। तो शाहजहां के शासन काल में याद रखिएगा आना सिक्के चलाए गए थे, ठीक है, शाहजहां के शासन काल में आना सिक्के, याद रखिएगा। और वही बात करें शाहजहां के बाद जो है याद रखिएगा औरंगजेब की बात करते हैं, तो औरंगजेब के समय में एक बात याद रखिएगा कि इससे पहले सिक्कों पर क्या होता था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो कुरान के जो आयत होते हैं या फिर जो खुतबा पढ़ा जाता था, याद रखिएगा, उसमें औरंगजेब ने क्या किया था, उस सभी प्रकार के सिक्कों में जो भी इस्लाम धर्म से संबंधित सिक्के चले करते थे उसमें सभी प्रकार के खुतबे को बंद करवा दिया। मतलब किसी प्रकार के कुरान के आयत को लिखना से मना करवा दिया, या किसी प्रकार के आयतों को लिखना या खुतबे को लिखना जो है मना करवा दिया। इसका कारण था कि यह माना जाता था औरंगजेब के द्वारा कि यह जो सिक्का है वो किसके पास जाएगा, हिंदुओं के पास भी जाएगा, ठीक है। इससे यह प्रदूषित होगा या दूषित होगा। ऐसे कारणों से जो है कोई भी इस्लाम प्रकार के या इस्लाम प्रकार के जो भी सिक्के बनते थे जिसमें इस्लाम से संबंधित कोई भी धर्म का प्रयोग किया गया या किसी प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया, उन सबको बंद कराकर जो है सामान्य रूप से सिक्कों को प्रचलन कराया। और सबसे ज्यादा सिक्के जो प्रचलित हुए थे, याद रखिएगा, औरंगजेब के समय में हुए थे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन औरंगजेब के समय। सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन जो है यह औरंगजेब के समय में हुआ था और धर्म से अलग कर दिया गया था सिक्कों को, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे सिक्कों के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है एक जनरल नॉलेज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कम से कम जितने भी आपने राजाओं का नाम पढ़ा है, ठीक है, सभी राजाओं के नाम आपने पढ़े। जैसे कि बाबर का नाम पढ़ा आपने, बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं, उसके बाद कौन आया, अकबर, इसके बाद जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया। किसी का भी पूरा नाम पता है आप लोग को इसमें से? बताइए। इन छयों का पूरा नाम तो याद रखना पड़ेगा, है ना। मैंने इसीलिए पहले बताया था कि देखिए याद करते चलिए, वरना बाद में ऐसा होगा कि मिक्स हो जाएगा और कहीं पर कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अकबर के लिए याद करना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जलालुद्दीन, ठीक है, याद कर सकते हैं। ये यही सबसे सरल, एक बार याद आ जाएगा जल्दी। लेकिन याद रखिएगा सभी के बारे में आपको याद रखना है। बाबर का नाम क्या था, उसका मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन, याद रखिएगा, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसी प्रकार हुमायूं का नाम क्या था, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो नाम है ना, उस स्ट्रक्चर को याद रखिए प्रॉपर, जहीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन और जलालुद्दीन, ये तीन नाम आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है, याद रखिएगा, तीन नाम और, जिसमें जहांगीर का जो नाम था, याद रखिएगा, नैरुद्दीन, ठीक है, नैरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन से नैरुद्दीन बना, याद रखिए। एक तरीके से हुमायूं को, अकबर को थोड़ा बाईपास कीजिए और उसके बाद उसी तरीके के नाम को सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा नैरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और उसके बाद याद रखिएगा शाहजहां है, तो शाहजहां का नाम सा से स्टार्ट हो रहा है, तो साहबुद्दीन, ठीक है, साहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, ठीक है।
और उसके बाद आता है याद रखिएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब का नाम अपने नाम से बिल्कुल अलग होता है थोड़ा सा, तो मोइनुद्दीन। ठीक है, तो याद रखिएगा मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ठीक है, थोड़ा सा भी याद रख लीजिएगा, तो थोड़ा सा कम से कम ऐसा होगा कि उसके मैच करते हुए चीजों को याद करने में या फिर उससे छांटने में ऑप्शन में थोड़ा सा जल्दी संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो जहीरुद्दीन याद रखिएगा, जहीरुद्दीन आपका बाबर का नाम हो गया। ठीक है, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं का नाम क्या है? नहीं, जलालुद्दीन अकबर का नाम है। ठीक है, नसीरुद्दीन याद रखिएगा, हुमायूं जो है नसीरुद्दीन। ठीक है, उसके बाद अकबर का नाम जलालुद्दीन। ठीक है, अकबर के बाद कौन आया है? जहांगीर। तो जहांगीर मैंने बताया था कि आप हुमायूं के नाम से मैच कीजिएगा जहांगीर का नाम। ठीक है, नरूरुद्दीन, नरूरुद्दीन। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? नसरुद्दीन, नरूरुद्दीन। ठीक है, शाहजहां का नाम सा से स्टार्ट होगा, साहबुद्दीन। ठीक है, और उसके बाद औरंगजेब का नाम मोइनुद्दीन, मां बिल्कुल अलग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ज से स्टार्ट हो रहा है जरूरुद्दीन, हुमायूं का नसरुद्दीन न से, अकबर का जलालुद्दीन, जहांगीर का जो नाम आएगा वो रहेगा हुमायूं के आसपास रहेगा उसी टाइप का, तो नरूरुद्दीन। ठीक है, वो नसरुद्दीन था, ये नरूरुद्दीन था। ठीक है, इसके बाद शाहजहां का नाम आएगा सिहाबुद्दीन, और उसके बाद याद रखिएगा मोइनुद्दीन। ठीक है, याद हो जाएगा, एक दो बार प्रयास करेंगे बिल्कुल हो जाएगा।